हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूजीसी नेट चैनल हिंदी ज्ञान में। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान चैनल में जैसे कि आपने हमारे थंबनेल पे देख लिया होगा कि ये टॉप 10 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, जिसमें टॉप 10 है, जिसमें डिस्क्रिप्शन भी शामिल होगा और जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप एग्जाम फेल भी कर सकते हैं, आपको दोबारा भी करना पड़ सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही टॉप 10 क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, क्वेश्चंस आपको हर कोई कराएगा, पर उसका डिस्क्रिप्शन आपको हर कोई नहीं देगा और ये भी नहीं बताया किस पैटर्न में आता है, किस तरीके से आता है, और आपको यहाँ पे सारी चीजें वो मिलेंगी। आज जो हम टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 2018 जुलाई के पेपर से हैं, जिसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये जब भी वीडियो देखें तो प्लीज कमेंट में अपने आंसर जरूर लिख दें। जब भी देखें, अभी देख रहे हैं तो अभी लिख दीजिएगा, बाद में कभी देखें तो बाद में लिख दीजिएगा। जब भी आप देखें अपने कमेंट में आंसर जरूर लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने हमारी वीडियो को देखा और आगे एंजॉय किया है। तो ना ज्यादा देरी करते हो, हम डायरेक्ट अपने स्लाइड्स पे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे, और जो क्वेश्चन एनालाइज के लायक नहीं होगा उसे ऐसे ही छोड़ के आगे चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि अब आप देख देख सकते हैं कि हम अपने, सॉरी गलती से मैंने आंसर कर दिया था। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यास के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रश्न, गजाधर। ए ऑप्शन कोड के हिसाब से दे रखे हैं यहाँ पे आंसर। अगर ए को आप चुनोगे तो ए बी सी सही होगा, बी को चुनोगे तो बी सी डी सही होगा, सी को चुनोगे तो ए बी डी सही होगा, और डी को चुनोगे तो ए सी डी सही होगा। तो आप बताइए कि इसमें से कौन कौन से जो है वो प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ देर रुकेंगे, हम आपके आंसर का वेट करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। वैसे अब इस तरीके के क्वेश्चन कम आने लग गए हैं, तो इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता, पर फिर भी हमें आंसर देखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा सी। सी का हम देख लेते हैं क्या क्या होंगे। सी के हिसाब से अगर हम सी का आंसर लेते हैं सही, तो ए, बी और डी, क्योंकि जो हरिप्रसन्न है वो जैनेन्द्र के पात्र, जैनेन्द्र के एक उपन्यास के पात्र है। उपन्यास का नाम है सुनीता। देखिए, कृष्णचंद्र सेवा सदन के पात्र है, प्रेमचंद्र का उपन्यास था। रंगभूमि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, जिसके पात्र सोफिया है। गजाधर भी सेवा सदन से है, और जिनके जो उपन्यासकार है वो प्रेमचंद्र है। अब इस तरीके के क्वेश्चन कम बनते हैं, तो क्योंकि अब भी जो है प्रेमचंद्र से ये तो पूछा जाता है कि उनका मतलब कौन सा उपन्यास है कौन सा नहीं है, उसे आप डेट के वाइज लगाइए कि मतलब सबसे पहले उनका कौन सा उपन्यास है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये सब तो अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो हमारे एक यूनिट है, यूनिट 10, उसमें जो एक है अन्य गद्य विधाई, उसमें प्रेमचंद्र जी का एक जीवनी है जो कि उनकी पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखी है। इस वजह से प्रेमचंद्र से ज्यादा क्वेश्चन आने बनते ही बनते हैं, और उनकी कहानियां भी लगी हुई है हमारे सिलेबस में, तो हमारे सिलेबस की राइटर है, इसलिए इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर जो हमारे सिलेबस में पात्र, मतलब जो हमारे सिलेबस में उपन्यास नहीं है, अब उनके पात्र कम पूछने लग गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड आई होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है आलोक पर्व, मिट्टी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उतले कुछ गहरे। कोड ए बी, ए का है बी सी, बी का है ए बी सी का है सी डी, और डी का है ए बी। आप सही आंसर का चुनाव कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध हमारे उसमें लगा हुआ है,
हमारा जो सिलेबस है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध लगा हुआ है। उसका नाम है बढ़ते नाखून। नाखून क्यों बढ़ते हैं, सॉरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका निबंध लगा हुआ है। और इनके जो निबंध सही आंसर है उससे रिलेटेड भी एक निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो मैंने आगे आंसर में रखा है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके जो क्वेश्चन है ना, जो ऑप्शन है वो गलत लगा हुआ है। इसका ऑप्शन होना चाहिए था ए और सी, आलोक पर्व और विचार और वितर्क। और ये किस निबंध में लगा हुआ है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ, और ये कितने इंपॉर्टेंट है ये भी आपको उससे में पता चलेगा। देखिए, आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क का जिक्र नामवर सिंह के निबंध संस्कृति और सौंदर्य में है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो नामवर सिंह जी का जो निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, उसमें आलोक पर विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, इन सारे निबंध का जिक्र है। तो इस लहजे से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है और आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है ना, ये सारे आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए, सारे इम्पोर्टेंट है। जिनको भी मैंने येलो से अंडरलाइन किया वो सारे इम्पोर्टेंट है। साहित्य सहचर भी इन्हीं का निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना इन्हीं का निबंध है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना जो है वो कन्हैया लाल मिश्र जी का निबंध है, प्रभाकर जी का। कुछ उतले कुछ गहरे, इंद्रनाथ मधान जी का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट निबंध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यूनिट 2 में, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? डिक्टेटर, संग्राम। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद्र जी हमारे सिलेबस के राइटर है, तो इनके आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो है जीवनी है, और जीवनी में इनके सारे ही उपन्यास जितने भी इन्होंने सारी चीजें लिखी है उसके बारे में बताया गया है। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रेमचंद्र कालीन युग, प्रेमचंद्र के बाद का, और वैसे भी उपन्यास और नाटक में आते हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यूनिट 2 के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, यूनिट 10 के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, सॉरी, ओफो, सॉरी, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। चलिए दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेमचंद्र की वेदी, प्रेम की वेदी। कोड है, ए कोड अगर आप चुनेंगे तो आंसर होगा बी और डी, बी कोड चुनेंगे तो आंसर नंबर होगा ए और सी, और सी कोड चुनेंगे तो आंसर होगा बी और सी, और डी कोड चुनेंगे तो आंसर होगा ए और डी। तो आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा।
कमेंट बॉक्स में। हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बी और डी, संग्राम और प्रेम की वेदी प्रेमचंद्र जी के नाटक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन में था इसलिए मैंने स्किप नहीं किया, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन पता होना चाहिए, इसीलिए। संग्राम और प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद्र है। अन्य एक नाटक करबला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले इसके पात्रों से भी आते थे, अब आजकल आने बंद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, विभू विभूति भूषण बंदोपाध्याय। जैसे कि आप जानते हैं, आवारा मसीहा एक उपन्यास है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ये किसके जीवन को आधार बना के उपन्यास लिखा गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर ऊपर से है, बिल्कुल अंदर से नहीं है उपन्यास से रिलेटेड। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए काफी इजी होगा। आप इसका उत्तर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप सबने उत्तर दे दिया होगा, और इसका आंसर बहुत इजी है, तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगी। शरद चंद्र इसका राइट आंसर है। ये इन्हीं के जीवन पर आधारित है, और इसमें शायद 3 पर्व है, दिशाहारा, दिशा की ओर और देशांतर करके। जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। आवारा मसीहा में कितने पर्व है, कितने भागों में बटा हुआ है, सारी चीजें बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दलित आत्मकथाएं हैं? आपको पता होना चाहिए दलित आत्मकथाएं कौन सी है, जो महिला आत्मकथा है वो कौन सी है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। कोड ए, ए में आएगा बी और सी, बी में आएगा ए और सी में आएगा ए बी सी, डी में आएगा सी डी ए। चलिए आप आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसका सही आंसर देखेंगे, और आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते थे इसका सही आंसर, और इसमें से क्या हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, क्या नहीं है, वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, और जिनको ज्यादा टाइम चाहिए वो पॉज कर ले, पॉज करके वो आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। देखिए, जो इसमें आंसर है वो हो जाएगा अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो ए और सी बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये मनु भंडारी जी के जो हस्बैंड है उनकी है, और मनु भंडारी जी का हमारे उसमें अन्य गद्य विदाई में एक आत्मकथा लगी है, इसलिए इनकी भी हमें पता होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी का ये आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इसलिए हमें उन पता होना चाहिए। और गर्दिश के दिन भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर नंबर बी, ए और सी, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिश्रा, जो कि दलित आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया, धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, दलित आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये हो जाएगा राजेंद्र यादव। और राजेंद्र यादव का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी वाइफ जो है वो है मनु भंडारी, और उनका एक उपन्यास, सॉरी, आत्मकथा हमारे अन्य गद्य विधाय में लगी हुई है, इसलिए इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है। गर्दिश के दिन कमलेश्वर जी का है, जो कि कमलेश्वर जी एक दलित आत्मकथाकार नहीं है, इसलिए इनको बाहर रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम है? अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, आरोपवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए किस किस के सिद्धांत है और किस किस ने दिया है, ठीक है। आप थोड़ा सा समय लीजिए, अपना आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम्म
आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, और जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वो कम थोड़ा पॉज़ कर ले, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो वो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। इसका सही आंसर है अनुमितिवाद, और अनुमितिवाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 3 जो भी इसमें है, भट्ट-लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। शंकु का अनुमितिवाद या अनु अनुमितिवाद या अनुमानवाद। भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में से, तो आपको जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो इम्पोर्टेंट है, उनकी रचनाएं वगैरह सब पता होनी चाहिए। वैसे मैं आपको करा दूंगी, तो दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन भी देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशंस। आपको बताना है कौन सी आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। नहीं पे फोकस रखिएगा, नहीं बहुत कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। और इसमें ये भी बता दूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। जैसे कई बार लिखा होता है, हम आधे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं पेपर में जल्दबाजी में, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित, यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं, हम देखते नहीं, उसे इग्नोर कर देते हैं। और जैसे हम पहला पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हम ये सोचते हैं कि ये तो है, तो ये तो आंसर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए नीचे, देखिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी उन्हें किया, कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन ये भी नहीं किया है। तो जो नहीं है, नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये नहीं है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट राइटर की है। इसका आंसर देखते हैं, उसमें आपको हम बताएंगे। नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर टी.एस. इलियट की है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है खुद में। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की ही है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की ही है। कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन रिचर्ड्स की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपको नोट करके रखना है, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? मादम पावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हटिंगटन, क्लॉड लेवी स्ट्रास। ए हो जाएगा ए बी, बी में हो जाएगा बी डी, सी में हो जाएगा सी डी, और डी में हो जाएगा बी सी। आप इसका सही कोड चुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर पहले ही मैं आपको बता दूं, ए और बी, मदाम बावेरी और जॉन लॉक। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए और बी सही है, ये दोनों अलग अलग से हैं। और आगे हम चल के देखते हैं, ये उत्तर आधुनिकतावाद से नहीं है, सॉरी, ये उत्तर आधुनिकतावाद से नहीं है, उत्तर संरचनावाद से है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है। आपको ये जरूर याद रखना है कि इसमें
सही है पूछा या गलत है पूछा है, क्योंकि हम पीछे का ध्यान नहीं देते और गलत आंसर लगा देते हैं। साधारणीकरण रसस्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजतत्व व्यापार अनिवार्य। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। ए ए बी, बी में बी ए सी हो जाएगा, सी के हिसाब से बी सी सही होगा और डी के हिसाब से सी डी सही होगा। और साधारणीकरण अभी भी आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे येलो लाइन से अंडरलाइन किया है। आप इसका बताइए आंसर, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? आंसर बताइए फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। और हम अगर हमें नहीं भी आता हो तब भी हम इसे देख सकते थे कि कैसे सही हो सकता था, उसका मैं अभी आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखिए साधारणीकरण आलम्बनात्मक धर्म का होता है, ये तो सही है। साधारणीकरण के लिए भोज तत्व व्यापार अनिवार्य है, ये सही, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ना एक कथन है। और राइटर्स क्या, तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए। पर अगर एक पर्सन को आपको ये नहीं भी पता तो भी हम, अगर हमें रस साधारणीकरण के बारे में पता है कि भाई जब जब भी हम कोई चीज़ समझाते हैं और दूसरे पर्सन को या जनता में जो भी लोग बैठे हुए हैं उन्हें समझ में आ जाता है, तो उसे हम साधारणीकरण बोलते हैं। तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। और साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। जब हम जो चीज़ बता रहे हैं और वो दूसरों को समझ में आ गई है, तभी हम उसे साधारणीकरण बोल सकते हैं। जब कोई दूसरा इंसान, जैसे कि रामलीला चल रही है और कोई नाटक चल रहा है, उसके उस सीन को जब जनता देख के समझ रहे थे, तो उसे साधारणीकरण बोलते हैं। तो रसानुभूति उसके बिना संभव ही नहीं है, साधारणीकरण के बिना। तो ये दोनों पॉइंट हमारे गलत हो जाएंगे। तो जिसमें भी ए है उसे कट कर दो और जिसमें डी है उसे कट कर दो और ये हो जाएगा सही। और ये देखिए साधारणीकरण के बाद की प्रक्रिया, ये भी एक नेगेटिव था। तो नेगेटिव भी हम देख सकते हैं, जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है वो ज्यादातर गलत होती है, 90% केसेस में गलत होती है, ठीक है? और ये भी नेगेटिव है कि बिना भी असंभव है, ये भी नेगेटिव है। तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते थे आंसर का। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको बताया साधारणीकरण आलनात्मक धर्म का होता है, ये शुक्ल जी का कथन है और ये भट्ट नायक जी के अनुसार इन्होंने व्याख्या करी थी साधारणीकरण की, उसके हिसाब से लिखा था साधारणीकरण के लिए भोज तत्व व्यापार अनिवार्य है। और हर किसी राइटर ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करी थी। जितने भी ये रस से रिलेटेड राइटर्स हैं उन्होंने व्याख्या करी थी। एक मिनट जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, ठीक है? और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नीलोत्पल के बीच हेलो हेलो। तो एक और बार क्वेश्चन देख लेते हैं। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है? इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, यह लक्षण
लक्षणा पर आधारित है। इसका आंसर अगर आपको नहीं भी आता होता तब भी दे सकते थे। देखिए जो इसमें सी है ऑप्शन, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इससे आंसर हमारा ए और डी हो जाता। इसमें है, इसमें अलंकार ध्वनि है, यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमारा रह गया था, इसमें हमारी साउंड चला गया था, तो अभी इसे पूरा कर लेते हैं। किंसुक कुंज से फूली रहे, सो लगी उर्दो, जो वियोग तिहारे, मातो फिरे ना घिरे अबलानी पे, जान मनोज यू डारत मारे, हवे अभिलाषनी पात निपात, कड़े ही सूल उसासनी डारे, है पतझर वसंत दूही घनानंद एकहु बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव भाव व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, उक्ति सादृश्यता। आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे चलेंगे और क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। किंसुक पुंज से फूल रही, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर तो जिसको आता होगा वही दे सकता है, ठीक है। इसमें हम कुछ आइडिया नहीं लगा सकते, कुछ सजेशन नहीं लगा सकते, पर इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए है ना इसका आंसर? नहीं सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा। ए, डी और सी। उक्ति सादृश्यता नहीं है इसमें, पर हमने इसके सारे के सारे आगे रखे हुए हैं। रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य रूप से उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य जैसे अलंकार दिखाई देते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा की चतुराई से सजाया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए घनानंद हमारे उसके हैं, क्या कहते हैं, हमारे सिलेबस के हैं, तो इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इन्हीं की ये पंक्तियां है, तो इसलिए भी इनकी पंक्तियां हमारे उसमें लगी हुई है हमारे सिलेबस पे, इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा को चतुराई से सजाया है। कई शब्दों की अनोखी बनावट, जैसे उक्ति विचित्र क्या है? कई शब्दों की अनोखी बनावट है, तो वो उक्ति विचित्र हो गया। उक्ति चमत्कार क्या है? कई शब्दों का आकर्षक और प्रभावशाली प्रयोग है, तो वो उक्ति चमत्कार हो गया। उक्ति विपर्य, तो कहीं अर्थ का उल्टा या विपरीत ढंग से कही जाने की बात है, तो वो उक्ति विपर्य हो गया। लेकिन इसमें उक्ति सादृश्यता का प्रयोग नहीं है, अर्थात इन पंक्तियों में किसी वस्तु या भाव की तुलना या समान दिखाकर प्रभाव नहीं पैदा किया गया है। जैसे हम उपमा में करते हैं कि किसी चीज से हम उपमा देते हैं, सा जैसे चांद सा चेहरा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे उक्ति सादृश्यता नहीं है। देखिए इसमें कुछ भी सा जैसा नहीं है ना, कि उसके जैसा चेहरा है, ये है वो है, ऐसा नहीं है, इसलिए ये उक्ति वैप्रिय, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं, तो क्या हमें पता होनी चाहिए घनानंद की क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं? सुजान हित, सुजान घनानंद की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति, 500 से अधिक पद है। सुजान सागर, कोकसार, इश्कलता, वियोगवेली, विरह लीला, फारसी छंदों का प्रभाव, कृपाकंद, रसकेली, वल्ली और यमुनाश में इनकी सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं, और आपको ये सारी याद रखनी है, ठीक है। जो भी रेड रेड कलर से है ये सारी याद रखनी है। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे साथियों के साथ में शेयर करें। और आपसे कोई भी हमारी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल है, यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com, ये हमारी जीमेल है। और जहाँ पे हम अपनी सारे के सारे रीडिंग मटेरियल और पीडीएफ्स वगैरह डालते हैं, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान हैशटैग सॉरी जो भी बोलते 2025 सॉरी
नमस्कार, बाय।